नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित और जी। चुनावी तारीखों की घोषणा में 1 से 1.5 महीने का वक्त बचा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राजनीति उफान पर है और खास करके राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर राजनीति जबरदस्त तरीके से हो रही है। इस सप्ताह आखिरकार कांग्रेस ने जो कई दिनों से लगातार चर्चाएं थी, वैसा ही हुआ कि कांग्रेस राम मंदिर निमंत्रण जो था उसको अस्वीकार कर दिया है। पार्टी ने साफ तौर पे कहा है कि कार्यक्रम आरएसएस और बीजेपी का है, इसलिए हम दूरी बना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आधे अधूरे मंदिर का निर्माण का भी मुद्दा उठा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। साथ ही साथ न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन के कई सारे नेता जिनको निमंत्रण मिला है वो नहीं जा रहे हैं। उनका भी सवाल लगभग कांग्रेस जैसा ही है कि वो राजनीतिक कार्यक्रम है, राम जी जब बुलाएंगे तब वो जाएंगे। एक नाम नीतीश कुमार है, उनकी पार्टी की ओर से पहले कहा गया था कि जदयू जाएगी, लेकिन अब क्या कहा जाएगा पता नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर जो कुछ भी बवाल हो रहा है, जो कुछ भी सवाल उठ रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस के नहीं जाने के पीछे का असली कारण क्या है? आप पूरे मामले पर क्या कहेंगे? देखिए असली कारण क्या है उस पर भी आते हैं, लेकिन पहला जो चीज़ है कि अगर किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का हम्म। निमंत्रण मिला है, उसको अस्वीकार करना गलत है। हम्म। और एक ये आप देखिए कि बहुत हम कह सकते हैं कि एक आम शिष्टाचार की ही बात है कि अगर आपको आपके पड़ोस में भी हम्म। कोई कह दे कि आपका भले ही उनके घर में आना जाना नहीं है, या मान लीजिए कि चलिए वाद विवाद ही होता है, लेकिन अगर वो आकर आपको कहते हैं कि हमारे घर में कथा है हम्म। या ये पूजन है, तो आप ज़रूर जाएंगे ही। और अगर नहीं भी बुलाया है और आपको प्रसाद दे रहे हैं तो आप प्रसाद भी ले लेंगे, बिल्कुल। वो इनकार नहीं करते हैं। ये एक सामान्य सा शिष्टाचार है। और ये तो 500 वर्षों बाद जो एक सपना पूरा हो रहा है, उस सपने का पूरा होते देखने का, साक्षी बनने का, उन पलों का एक ये अवसर था जो कि कांग्रेस ने गंवा दिया हम्म। है। और ये अवसर गंवा कर क्या उसको सत्ता मिलेगी या नहीं, ये तो चलिए बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर हम देखें कि कांग्रेस, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस कह रही कि बीजेपी और आरएसएस का ये हम्म। कार्यक्रम है, तो बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम नहीं है। शायद उन्होंने निमंत्रण पत्र को पढ़ा ही नहीं है, उसको खोलकर देखा ही नहीं है। उसमें साफ लिखा हुआ है श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ये जो कार्यक्रम है उसका हम्म। आयोजक करता है। और जब आप देखिए कि श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन कैसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जब अयोध्या मामले को लेकर फैसला सुनाया तो उसने सरकार को कहा कि ये भूमि जो है हम्म। जिस पर विवाद है ये हिंदुओं को दिया जाए, मस्जिद के लिए भूमि अलग से दी जाए, हम्म। और एक ट्रस्ट का गठन किया जाए यहाँ मंदिर के लिए भी। और उनको बोला मस्जिद था का। कि आप मस्जिद के लिए भी एक ट्रस्ट का गठन करके आप उसको अपना काम को हम्म। आगे बढ़ाइए। तो सरकार ने यहाँ पे ट्रस्ट गठन किया और वो जो ट्रस्ट का गठन हुआ नियमों के हिसाब से हुआ, और वो जो ट्रस्ट है वो इस काम को आगे बढ़ा रहा है। और सिर्फ हम अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उस ट्रस्ट को ही क्यों देखें, आप तमाम मंदिरों को देख लीजिए। तमाम जो जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हम्म। हैं अन्य धर्मों के, वहाँ भी एक प्रबंधन समिति होती है, वही प्रबंधन समिति ही उसकी आयोजनकर्ता होती है। बिल्कुल। उस समिति में हो सकता है कि इस दल के उस दल के लोग शामिल हो जाएं, लेकिन वो इस दल के या उस दल के नहीं होते। हम्म। वो उस धर्म को मानने वाले, उस पंथ को मानने वाले, हम्म। और स्वयं आगे बढ़कर स्वयं सेवा करने वाले लोग बिल्कुल। वहाँ पर एक अपनी धर्म के प्रति हम्म। समर्पण भाव से जुड़ने वाले लोग होते हैं। अब कांग्रेस कह रही है कि वो बीजेपी या आरएसएस का कार्यक्रम है। अब आप देखिए कि ये इस बात सही है कि बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं वो घर घर जाकर निमंत्रण दे रहे हैं, जिनको निमंत्रित करना है या जो पूजित अक्षत है वो दे रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ये इतना बड़ा जो अभियान है, इससे जुड़ने के लिए कांग्रेस को किसने मना किया था? बिल्कुल। अगर कांग्रेस चाहती कि हमारे नेता कार्यकर्ता भी ये निमंत्रण पत्र बांटने में हाथ बटाएंगे, हमारे नेता भी और हम्म। कार्यकर्ता भी जो पूजित अक्षत है उसको बांटने में हाथ बटाएंगे, तो क्या ट्रस्ट मना कर देती? आपने अपनी तरफ से क्या ऑफर किया? नहीं किया। तो आप पहली बात तो आप गए नहीं, फिर कहते हैं कि आप ये तो सिर्फ उनका कार्यक्रम है, तो ऐसे नहीं चलता है। आप देखिए कि ये जो
पूजित अक्षत है, उस अभियान में आप देखेंगे कि देश जुटा हुआ है। मैं देख रहा था कि चलिए समाज का किस तरीके से सभी लोग जुटे हुए हैं। किन्नर समुदाय है वो भी खुद जा जा के घरों में बिल्कुल। अक्षत बांट रहा है। छोटे छोटे बच्चे अपने कंधे पे थैला टांग लिए, उसमें से वो पूजित अक्षत उनको दे दी गई है, वो मोहल्लों में जाकर दे रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि ये स्वतः स्फूर्त होता है। कोई आपको आकर बोले कि आप आके जरा ये काम करा दीजिए, ऐसे नहीं होता। तो आप एक तो खुद वहाँ पे गए नहीं, फिर आज आप सवाल उठा रहे हैं। और दूसरा सवाल आप जो उठा रहे हैं कि जैसे वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हमारा जब मन होगा तब जाएंगे, या जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। तो भगवान ने ही तो बुलाया था कि आप का ये जो 22 तारीख का कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा का, आप उसमें आइए। आपने उसको अस्वीकार कर दिया, तो एक बड़ा मौका गंवा दिया है। और चुनाव के समय आप मंदिर मंदिर जाते हैं, आप खुद को तपस्वी बताते हैं, आप शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं और अपना गोत्र तक बताते हैं। लेकिन जब आपको भगवान बुला रहे हैं, जब वहाँ पर पूरा देश जुट रहा है, तब आप वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। तो दिखा रहा है कि किस तरीके से आपने अब तक जो धर्मनिरपेक्षता और छद्म धर्मनिरपेक्षता के बीच का जो एक गलत चित्रण प्रस्तुत किया था, आज भी आप उसी पर कायम हैं। और जो वोटों की राजनीति है, जो तुष्टीकरण की राजनीति है, आज भी आपके लिए वही प्राथमिकता है। लेकिन यहाँ पर मैं कांग्रेस का जो निर्णय है उसको भी कहूँगा कि उसके लिए वो मजबूरी भी थी। दरअसल देखिए, जब विचारधारा की लड़ाई होती है तो किसी भी पार्टी को किसी भी कीमत पर उस विचारधारा पर टिके रहना होता है, क्योंकि विचारधारा में बीच का रास्ता नहीं होता। आप इधर या उधर नहीं जा सकते, आपको उस रास्ते पे चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अब आपने देखिए कि बीजेपी का अगर इतिहास उठा के देखेंगे, जनसंघ का इतिहास उठा के देखेंगे, पहले दिन से वो 370 हटाने की बात कर रहे थे, पहले दिन से राम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे, पहले दिन से ही वो समान नागरिक संहिता की बात कर रहे थे, पहले दिन से ही जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे थे। और उसके चलते उनको नुकसान होता रहा। एक समय ऐसा भी था जब राजनीतिक रूप से बीजेपी को छुआछूत वाली कैटेगरी में रखा जाता था। कोई उनके साथ जाता नहीं था, कोई गठबंधन नहीं करता था, वो उनकी लगातार हार होती थी। लेकिन समय बदला, समय ने करवट ली, उस विचारधारा के प्रति लोगों का आकर्षण हुआ और आज वो लगातार जीतते जा रहे हैं। बिल्कुल। कांग्रेस की जो विचारधारा थी वो उसने जो विचारधारा पकड़ी, वो आज वो विचारधारा से लोग इत्तेफाक नहीं रखते। वो क्यों नहीं रखते, खैर अब उस विषय, वो एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन हम अगर कहें कि कांग्रेस ने निर्णय क्यों किया, तो उसकी मजबूरी भी थी कि उसको अपना वो लाइन पर चलना है। भले ही उसको नुकसान हो तो नुकसान सहकर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखनी होगी कि ठीक है कि अतीत में जो कुछ हुआ, लेकिन अतीत की गलतियों को सुधारने का अवसर भी कांग्रेस के पास था। कांग्रेस को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 2014 के चुनाव में जब उसकी हार हुई थी, तो एंटनी कमेटी जो बनाई थी हार के कारणों की समीक्षा के लिए, तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने, उन्होंने यही कहा था कि एक हिंदुओं में मैसेज गया कि कांग्रेस एंटी हिंदू पार्टी है। और अब ये जो एक लेबल लग जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि बीजेपी नेताओं ने जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया है कि कांग्रेस ने राम का निमंत्रण ठुकरा दिया। खुद कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने अपने पार्टी आलाकमान को इस मुद्दे पर सुना दिया है, कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी है। तो कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से गुजरात कैडर तो कांग्रेस का पूरा पार्टी आलाकमान के खिलाफ है जी। तो बिल्कुल होगा। देखिए, कुछ एक राज्य ऐसे हैं अपने देश में जो बिल्कुल ही धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं, और वहां पर इस तरीके का जो कांग्रेस का आलाकमान का जो निर्णय है उसको सही तरीके से नहीं लिया गया है। और खास तौर पे आप देखिए कि अगर हम क्रमवार घटनाएं देखेंगे, तो एक तरफ पहले होता है कि सनातन धर्म पर अटैक होता है इंडिया गठबंधन के दलों की ओर से, और वो अटैक लगातार होता है, कांग्रेस उस पर चुप रहती है। उसके बाद फिर सनातन धर्म का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, उसमें कांग्रेस जाने से इनकार कर देती है। तो जब लोग इन सब घटनाओं को जोड़कर देखते हैं, तब वो बात मानते हैं कि ये जो कांग्रेस ने किया है वो गलत है, या कांग्रेस एंटी हिंदू पार्टी है, ऐसी छवि उसकी उत्पन्न होती है। अब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं कि भाई हम बीजेपी बेकार के मुद्दों में देश को उलझा रही हो, वो हम बेरोजगारी पे बात करना चाहते हैं, हम इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, हम उस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर ये भी
देखना होगा कि जब ये जो प्रासंगिक मुद्दे हैं देश के लिए, जब इन पर चर्चा के लिए संसद का सत्र होता है, तब वो आप सदन चलने नहीं देते हैं, तब हंगामे की भेंट पूरा समय दोनों सदनों का चढ़ जाता है। तो ये देखना होगा, विपक्ष खुद तय करना होगा कि हम कर क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं। और ये जो 22 तारीख का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, ये उन लोगों को एक बड़ा जवाब है जो बार बार कहते थे कि वहाँ पर अयोध्या में एक अगर इतना ही विवाद है तो आप वहाँ पर जाकर कोई स्कूल बना दीजिए, कोई अस्पताल बना दीजिए, कोई व्यापारिक केंद्र बना दीजिए, कोई और जो जनता के काम की चीज़ हो वो बना दीजिए। तो एक मैं आंकड़ा पढ़ रहा था, वो यहाँ पर मैं अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँगा कि राम मंदिर अभी बन रहा है, ठीक है, अदालत के आदेश के बाद। मोदी जी 2014 से सत्ता में हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने पहले राम मंदिर की तरफ कदम नहीं बढ़ा दिया। राम मंदिर का तरफ कदम तो उनके दूसरे कार्यकाल में बढ़ा है। राम मंदिर की जगह जो लोग एक बढ़िया अस्पताल या एक बढ़िया जो भी वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कर रहे थे, मांग कर रहे थे, उनको पता होना चाहिए कि राम मंदिर बनने से पहले हजारों की संख्या में उन्होंने स्कूल बना दिए। देश भर की बात हम कर रहे हैं। और जो गरीब लोग हैं उनको आवास मुहैया करा दिए, पंचायत घर, पंचायत भवन बनवा दिए। ऐसे तमाम विकास परियोजनाएं उन्होंने रखी। उसके बाद राम मंदिर की तरफ कदम बढ़ाया। तो राम का मंदिर बनने से पहले, राम जी का घर बनने से पहले उन्होंने देश में अस्पतालों की जो बड़ी संख्या, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज की चाहे बात हो, चाहे एम्स की बात हो, चाहे और भी तमाम तरह के जो प्राथमिक हमारे स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनकी बात हो, तमाम ऐसे हजारों की संख्या में निर्माण कराए गए हैं। तो वो लोग आज शायद अपनी उस बात को, ये जो कहते थे कि एक मंदिर की जगह आप वहाँ पर एक बढ़िया अस्पताल या एक बढ़िया स्कूल बना दो, तो उनको लगता है कि शायद अब अपने उन बयान पर गौर करना चाहिए कि हम क्या कहते थे और उन्होंने क्या करके दिखा दिया है। लेकिन आने वाले समय में ये जो आपने जैसा कि जिक्र भी किया कि प्रधानमंत्री जी अनुष्ठान कर रहे हैं और अनुष्ठान कर रहे हैं और वो कड़ा अनुशासन बरत रहे हैं, ये दिखाता है कि वो कितने संवेदनशील हैं अपने कर्म के प्रति भी और अपने धर्म के प्रति भी। और एक छोटा सा मैं उदाहरण देखना चाहूँगा कि अभी प्रधानमंत्री जी की जो हालिया अपील उनकी ये है कि मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाए जाएं। और आप देखिए कि इस अपील का कितना बड़ा असर हुआ है कि जहां देखो वहीं दृश्य आ रहे हैं कि लोग मंदिरों में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। तो इससे क्या प्रदर्शित होता है? इससे प्रदर्शित होता है कि प्रधानमंत्री की अपील का व्यापक असर होता है। और प्रधानमंत्री की अपील का, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री की अपील का व्यापक असर तभी होता है क्योंकि जनता से आह्वान करने से ठीक पहले वो खुद इस पर अमल करके दिखाते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो 22 तारीख का कार्यक्रम है, देश में जो उत्साह है और निराला उत्साह है। और आप देखिए कि इस समय जो चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वयोवृद्ध हो, उस सभी कोई भगवान से अक्सर यही होता है कि भगवान से कुछ लोग कामना करते हैं, कुछ इच्छा रखते हैं। लेकिन इस समय जो जोश और उत्साह नज़र आ रहा है वो ये है कि मैं राम जी के लिए क्या कर सकता हूँ। क्या मैं कुछ बना सकता हूँ उनके लिए? क्या मैं कुछ मिठाई बना के भेज सकता हूँ? मैं उनके लिए कोई वस्त्र बनाकर भेज सकता हूँ? मैं उनके लिए कुछ सजावट का सामान बना के भेज सकता हूँ? मैं उनके लिए कोई गाना गा सकता हूँ? मैं उनके लिए कविता लिख सकता हूँ? मैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया पोस्ट लिखकर सोशल मीडिया पर डाल सकता हूँ? तो हर एक व्यक्ति अपनी राम भक्ति या मैं राम के लिए क्या कर सकता हूँ, वो चीज़ निकल कर आ रही है। तो ये दिखा रहा है कि ये जो देश है, ये जो देश का जो जन है, वो कैसे राम के साथ जुड़ा हुआ है और कैसे राम उसमें बसते हैं। तो ये जो भावनाएं हैं ना, तो ये जो इन भावनाओं को कैश करना तो क्या गलत शब्द हो जाएगा, लेकिन इन भावनाओं के साथ कांग्रेस को जुड़ना चाहिए था। ये एक अवसर बहुत बड़ा गंवा दिया है। तो ये जो मैं आपको भावनाएं बता रहा हूँ ना, ये कोई बीजेपी या आरएसएस की भावना सिर्फ है ऐसा नहीं है, ये जन जन की भावना है। तो जन जन की भावना को अगर आप बीजेपी और आरएसएस की बता रहे हैं तो वो बीजेपी आरएसएस की तरफ ही जाएंगे चुनाव में, वो आपकी तरफ आएंगे नहीं, आप उनके साथ उस कार्यक्रम में जुड़े ही नहीं। बिल्कुल। और विकास की बात जहाँ तक है तो प्रधानमंत्री तो साफ बार बार कहते हैं कि हम विरासत के साथ विकास कर रहे हैं। हम एक और अपने मंदिरों का, अपने पुरानी संस्कृति का पुनरुद्धार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक और हम समुद्र में भी ब्रिज बना रहे हैं और समुद्र से भी हम लड़ जा रहे हैं कि हमें इस तरह के ब्रिज बनाने हैं।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री एक तरीके से स्पष्ट नज़रिया रखते हैं कि हमें कैसे देश को आगे बढ़ाना है। अब दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं सर, और एक तरफ तो भाजपा लगभग लगभग प्लान तय कर चुकी है कि उसे लोकसभा चुनाव में कैसे उतरना है, और आपसे बेहतर भला कौन जान रहा हो कि अंदर भाजपा ने क्या क्या रणनीति बनाई है। उस पर चर्चा हम लगातार करते रहते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं। कन्वेनर की चर्चा लगातार होती रही, और जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे ठीक पहले हुआ कि इसके चेयरपर्सन मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया जाए। नीतीश कुमार को कन्वेनर का प्रस्ताव उनके समक्ष कांग्रेस की ओर से रखा गया, उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे कोई पद की लालसा नहीं है। अ, उद्धव ममता बैठक से, वर्चुअल बैठक से गायब रहे। ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल में आंखें दिखा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ममता को पता है कि उन्हें पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ना है, तो फालतू की झंझट में क्यों पड़े, क्योंकि ममता ने गठबंधन का फायदा उठाने के लिए असम में 4 सीटों पर दावा ठोक दिया है। जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की हालिया स्थिति क्या है। दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच बातचीत बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पंजाब में दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। महाराष्ट्र में उद्धव पहले ठीक थे, लेकिन अब वो भी आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हालिया स्थिति इंडिया गठबंधन की क्या है? देखिए ये एक तरफ आप देखिए कि चुनाव आने वाले हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। जो सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन के, वो कह रहे हैं कि हमारे को विश्वास में नहीं लिया गया, वरना हम भी इस यात्रा के साथ जुड़ जाते। और अभी जो वर्चुअल बैठक हुई है उसमें जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा कि खड़गे को बना दीजिए, किसी ने उनको कहा, किसी ने इनको कहा, तो ऐसा लगता है कि अब बलि का बकरा ढूंढा जा रहा है, क्योंकि 28 पार्टियों में से सिर्फ 14 से भी कम पार्टियों के प्रमुख इसमें शामिल हुए हैं। जी। तो ऐसा तो है नहीं कि नेट का एक्सेस सभी के पास नहीं है, या क्या बोलते हैं, उनको जो भी पासवर्ड है उस बैठक के साथ जुड़ने का वो सबको नहीं दिया गया होगा, वो तो सबको दिया गया होगा। लेकिन बैठक से नहीं जुड़ने का मतलब यही है कि 3, 4, 5 बैठकें जो अब तक हुई हैं उसका उन्होंने अनुमान लगा लिया है कि इन तिलों में तेल नहीं है, अपने बल पर जो आप कर लोगे वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो बहुत सारे दल, और मुझे लगता है कि शायद सभी दल इस बात के प्रयास में होंगे कि ठीक है कि बैठकों में चले, जो बैठक में चले गए हैं या जो बैठक में नहीं भी गए हैं, तो वो ये प्रयास में हैं कि हमको अपने स्तर पर भी तैयारी करनी है, क्योंकि अंत में पता नहीं क्या होगा, कोई इतनी सीट पे मानेगा, कोई इतनी सीट पे नहीं मानेगा। कुछ एक दल जरूर ऐसे हैं जो कि जांच एजेंसियों के जाल में फंसे हुए हैं, उनके शिकंजे में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ सबूत हैं। तो वो जरूर हो सकता है कि वो अकेले उतरने से डरें, वो चाहेंगे कि हमको गठबंधन में शामिल रह के, चाहे भले थोड़ा समझौता करने पड़ा जाए, लेकिन हम साथ में रहें, ताकि कल को कोई आफत आती है, मुसीबत आती है, तो कोई हमारे लेकिन केजरीवाल का पक्ष दिल्ली को लेकर तो 2019 में भी यही था ना जी। वो तो इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस हमें कब बुलाए, कांग्रेस के साथ हम कब बातचीत करें 2019 में दिल्ली को जी लेकर। बिल्कुल, और उन्होंने ये बात बाद में कही भी थी। लेकिन दिल्ली में अगर समझौता हो भी जाता है तो जैसा आपने जिक्र किया कि पंजाब में नहीं होगा। पंजाब में एक तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी में वहाँ पर पहले ही बहुत सारे, कई सारे गुट हैं। दूसरा क्या है कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने जाने के खिलाफ ये सारे गुट हैं। बिल्कुल। तो ये इस मामले में वहाँ पर सारे गुट एक हैं कांग्रेस के। तो मुझे लगता नहीं कि इतना आसान होगा कि आम आदमी पार्टी और उसका गठबंधन हो जाए। और अगर गठबंधन नहीं होता है तो ये नुकसानदेह कांग्रेस के लिए ही शायद वहाँ ज़्यादा रहने वाला है। देखना होगा कि परिस्थितियाँ कैसे आगे बढ़ती हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, ये जो बड़े राज्य हैं यहाँ पर गठबंधन होना बहुत मुश्किल है। अभी कुछ समय पहले बात हो रही थी कि हम 400 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार उतार देंगे। तो देखिए, शेखी बघारना अलग बात होती है और उसको हकीकत में करके दिखाना एक अलग बात होती है। ये बात साफ हो गई है। और अभी आप देखिएगा चुनाव परिणाम बाद जनता भी इनको भगाएगी कि भैया आपने अपने गठबंधन का नाम पहले तो ये इंडिया हटा लीजिए, क्योंकि ये जिस तरीके से भारत तो एकजुट है लेकिन आप एकजुट नहीं हैं। आपके अंदर इतना संघर्ष है कि उससे भारत की या इंडिया की जो छवि है आपको गलत प्रस्तुत कर रहे हैं। तो
पहले अपना नाम गठबंधन का बदलिए। और एक चीज़ और है कि अगर ये गठबंधन हो भी जाता है तो भी लोकसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जरूर इससे निकलेंगे, क्योंकि अगले साल उनको दिल्ली में विधानसभा चुनाव का सामना करना है और वो कतई नहीं चाहेंगे कि यहाँ कांग्रेस उभरे, क्योंकि कांग्रेस की अभी एक भी सीट नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीनकर वो मुख्यमंत्री पद पर आए हैं, तो वो कहीं नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस उभरे या कांग्रेस के लिए मुझे कोई सीटों का समझौता करके 20-25 सीटें उसके लिए छोड़नी पड़े। यहाँ दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं जो, तो वो कहीं नहीं चाहेंगे। तो वो चाहे अभी भले ही ये गठबंधन हो जाए, लेकिन लोकसभा चुनाव बाद वो गठबंधन से जरूर बाहर जाएंगे। देखना होगा कि राजनीति किस ओर बढ़ती है, लेकिन इतना तय है कि अब जैसे जैसे वक्त बीतेगा राजनीति की गर्माहट जो है ना इस सर्दी में भी काफ़ी तेज रहने वाली है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।